वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट हमने शुरू किया था, एटम स्टार्ट किया था, और एटम के बाद हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, डाल्टन की थ्योरी पढ़ी थी। तीन जो चीज़ें होती है हमारे एटम के अंदर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ड्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, कल आपको मैंने प्रोटॉन निकालना सिखाया था, इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाया था और न्यूट्रॉन निकालना सिखाया था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट, क्वेश्चन पूछे जाने वाले जैसे समस्थानिक, जिसको अपन आइसोटॉप्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आइसोटॉप्स कह सकते हैं। सेकंड, समभारिक, ये उसी को समझ में आएंगे जिसे पता होता है प्रोटॉन कौन से होते हैं, न्यूट्रॉन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं। समभारिक, जिसको आइसोबार्स बोल सकते हैं अपन। तीसरा, सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं जिसको, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान हो और जिसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है, हम उसे सम न्यूट्रॉनिक कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको अपन? सम न्यूट्रॉनिक कह सकते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक। अब इनके एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, समस्थानिक क्या होंगे, समभारिक क्या होंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होंगे, सम न्यूट्रॉनिक है, सारे के सारे किस में चीजें घुमाएंगी, परमाणु क्रमांक पे घूमेगी। परमाणु, जो परमाणु हमारा भार है, हमने पता मास नंबर, द्रव्यमान संख्या जो पढ़ी थी वो समान होगी, कभी कभी परमाणु क्रमांक समान होंगे। इनका काम कहाँ आता है, ये हमारे केमिस्ट्री में कहाँ काम आएंगे, हमारे डेली लाइफ में कहाँ काम आएंगे, ये सारी चीज़ें आपके काम आएगी। किसमें? इन चारों चीज़ों में पूछी जाती है। कभी कभार एग्जाम्पल्स आ जाते हैं कि इसके कितने होते हैं, इसके कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे फर्स्ट, समस्थानिक। समस्थानिक ऐसे एलिमेंट्स या तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ध्यान से सुनना, क्या समान है? परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने बोल दिया, सबसे पहला अपन पढ़ते हैं हाइड्रोजन का 1H1, दूसरा हाइड्रोजन का समस्थानिक है 1H2 और तीसरा हमारा समस्थानिक है 1H। तीन है कौन कौन से? 1H1, 1H2, 1H3। इन तीनों में देखो, क्या तीनों के अंदर परमाणु क्रमांक समान है क्या? हाँ जी, तीनों में समान है। तीनों में क्या रहेगा? 1, 1 एंड 1। क्या अलग है? अरे इसमें देखो द्रव्यमान संख्या 1 है, इसमें द्रव्यमान संख्या 2 है, इसमें द्रव्यमान संख्या 3 है। तीनों में द्रव्यमान संख्या अलग है लेकिन परमाणु क्रमांक समान है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स बोलेंगे। इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं और इसको हम टाइट्रियम बोलते हैं। हाइड्रोजन का जो नॉर्मल समस्थानिक होता है वो ये होगा, जिसको भारी जल D2 अपन जिसका उपयोग करते हैं परमाणु भट्टियों में, जिसका उपयोग करते हैं वो कौन सा होगा? मंदक के रूप में वो ये 1S2 होगा और ये हमारा रेडियो एक्टिव। तो कभी कभार पूछ लेते हैं कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है, तो ध्यान रखना टाइट्रियम जो होता है 1H3 वो हमारा कैसा होगा? रेडियो एक्टिव होगा। अब देखो, अगर इनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो आप निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकाल सकते हैं? भाई इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी? 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 1, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी? 0। 1 - 1 कितना हो गया? 0। सेकंड देखो, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी रहेगी? 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी? 1, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी रहेगी? 1। सेकंड। थर्ड देखो, प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी हो गई? देखो 2 हो गई। तो तीनों में डिफरेंस पता चल गया। ये नॉर्मल आइसोटोप होता है, जो नॉर्मल हमारे
हर डेली लाइफ में रूटीन में रिएक्शन में काम करता है वो ये होता है आइसोटोप। जो परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में और काम लगेगा वो कौन सा होगा, ड्यूटेरियम होगा। जो रेडियो एक्टिव है वो कौन सा है, टाइट्रियम है। कौन सा होगा, टाइट्रियम है। इन प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, जो इनका परमाणु क्रमांक होता है वही इनकी किसकी संख्या होगी, प्रोटॉन की संख्या होगी। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने के उतने हमारे क्या रहेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और द्रव्यमान संख्या में से अगर हम माइनस करते हैं प्रोटॉन की संख्या को तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, किसकी संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये तो नॉर्मल हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए, ऑक्सीजन के भी होंगे, कार्बन के भी होंगे। तो कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे अपन जिसमें हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई इसके समस्थानिक कहाँ उपयोग में आते हैं। जैसे सबसे पहला आता है अपने कार्बन 14, ये कार्बन का समस्थानिक है कार्बन 14। इसका उपयोग कार्बन डेटिंग में आता है, इसको कार्बन डेटिंग इंपॉर्टेंट है बहुत, कार्बन डेटिंग जीवाश्म के अध्ययन के लिए। जीवाश्म के अध्ययन में कौन सा आइसोटोप यूज आता है, ध्यान रखना, कार्बन 14 आता है कार्बन डेटिंग के अंदर। कार्बन का जो C14 होता है ये आइसोटोप किस में काम आता है, जीवाश्म के अध्ययन में। किसके में आएगा, जीवाश्म के, फॉसिल्स के स्टडी के अंदर, स्टडी ऑफ फॉसिल्स में कौन सा काम आएगा, C14 आएगा। ब्लड कैंसर के अंदर आपने नाम सुना हो कोबाल्ट 60, CO60, ब्लड कैंसर के अंदर यूज आएगा। कौन सा, ब्लड कैंसर के अंदर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, कोबाल्ट 60। तीसरा आयोडीन 131, थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर के उपचार में कौन सा काम आएगा, थायराइड कैंसर में कौन सा काम आ जाएगा हमारा, आयोडीन 131। उसके बाद अलग है, बहुत सारे हैं, जैसे यूरेनियम आएगा 235, वो कहाँ है, परमाणु भट्टियों में ईंधन के रूप में काम आ जाएगा, ठीक है। सोडियम 24 आ गया, सोडियम का नॉर्मल तो 23 होता है लेकिन सोडियम 24 जो आता है वो किस में आएगा, रक्त परिसंचरण में कोई भी रुकावट आती है उसका पता लगाने के लिए सोडियम का उपयोग किया जाता है। तो मेनली आपका याद रखना है आपको कार्बन 14 का, कोबाल्ट 60 का, आयोडीन 131 का। थायराइड में उपयोग हो गया कैंसर में, ब्लड कैंसर में, और जीवाश्म के अध्ययन में कौन सा काम आ जाएगा हमारे, C14। कौन सा काम आ जाएगा, C14। अब देखो ये सारी चीजें तो हो गई, ये हमारे सारे क्या हैं, आइसोटोप्स हैं, जिसमें परमाणु की संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगी हमारे, अलग अलग होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होगी उसमें, अलग अलग होती है। उसको तो हमने क्या बोला, समस्थानिक बोला। और अब सेकंड आता है क्या, अगर दूसरा हम देखें तो कौन सा आ जाएगा हमारे भाई, समभारिक हो जाएगा, आइसोबार्स हो जाएगा, समभारिक। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, समभारिक, आइसोबार। कौन सा आ जाएगा, आइसोबार आ जाएगा। अब इसमें आइसोबार में क्या रहेगा, कौन सी संख्या, अरे द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी, लेकिन जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक वो क्या रहेगा आपका, परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे। द्रव्यमान संख्या समान रहेगी लेकिन परमाणु क्रमांक जो है वो हमारा क्या रहेगा, अलग रहेगा। कैसे रहेगा, आपने नाम सुना हो आर्गन का, नाम सुना है आर्गन का, नाम सुना हो आपने पोटेशियम का, और नाम सुना है आपने कैल्शियम का। इसका नंबर होता है 18, इसका नंबर होता है 19 और इसका नंबर होता है 20। लेकिन तीनों का अगर एक अपन देखें तत्व में तो ये भी पाए जाते हैं। तो ये तीनों क्या हो गए एक दूसरे के भाई, समभारिक हो गए। क्या हो गए, समभारिक हो गए, आइसोबार्स हो गए, अलग अलग है। देखो तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि समस्थानिक जो होते हैं वो हमेशा एक ही तत्व के होंगे या एक ही एलिमेंट के होंगे। कैसे कि समस्थानिक हाइड्रोजन के 3 हो गए, 1H1, 1H2, 1H3, तो तीनों ही हाइड्रोजन के हैं, लेकिन समभारिक अलग अलग तत्वों के होंगे। कैसे कि भाई ये आर्गन है, ये पोटेशियम है, ये कैल्शियम है, तो तीनों अलग अलग है। तीनों में क्या है, समान क्या है भाई, द्रव्यमान संख्या तीनों की समान है, इसकी भी 40, इसकी भी 40 और इसकी भी 40। आ जाएगी चीज समझ में। इसको हमने क्या बोला, समभारिक बोला। क्या बोला हमने इसको, समभारिक बोला। तीसरा देखो, तीसरा क्या था, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होना।
किसकी संख्या समान होना, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होना क्या कहलाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलेंगे हम इसको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसको हम बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। अरे इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, किसकी संख्या समान है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने का मतलब क्या होगा, आपको सिंपल पता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं वो भी क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक ही कहलाएंगे, क्योंकि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है। अरे किसके समान होगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। नियॉन है हमारा, नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता हो, नियॉन में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। नियॉन में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। सोडियम में आपने सुना होगा सोडियम का 11 नंबर है, तो सोडियम में भी 11 होते हैं, लेकिन सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से, पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक इलेक्ट्रॉन वापस बाहर चला गया। तो जैसे ही इसमें 11 थे सोडियम में, क्योंकि नंबर 11 होता है तो वही उसका परमाणु क्रमांक होगा और वही उसके प्रोटॉन की संख्या होगी। और कितनी बार बता चुका हूं कि जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उतने की उतनी हमारी किसकी संख्या है भाई, इलेक्ट्रॉन की। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज लग गया इसलिए इसमें भी कितने हो गए, 10 हो गए। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का नंबर 12 होता है। 12 होता है मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 12 है। लेकिन अगर मैं इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो इसमें भी कितने हो गए, 10 हो गए। अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम का चार्ज नंबर होता है 13, लेकिन अगर मैं इस पे पॉजिटिव चार्ज 3 लगा दूं, 3 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए भाई, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे, ये सारे के सारे सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात हो गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी हमारे, समान होगी, जिसमें नियॉन हो गया 10 नंबर पे, सोडियम 11 पे था, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया और इसमें संख्या कितनी रह गई, 10 रह गई। मैग्नीशियम 2+ में भी 12 था, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इस वजह से कितनी रह गई, वापस 10 रह गए। एल्युमिनियम था तो +3 था, +3 होने की वजह से क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए और लास्ट में कितने बच गए हमारे पास, 10। तो सबके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो गई, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। अरे क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। याद रह जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला हमारा है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक या फिर क्या बोल सकते हैं हम, आइसो न्यूट्रॉनिक। क्या बोल सकते हैं हम, आइसो न्यूट्रॉनिक, यानी जिसमें अब किसकी संख्या समान होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की तो हो गई, अब न्यूट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे मान लो ये कार्बन था, कार्बन का 14 हमने पढ़ा था, इसके अंदर कितने हैं भाई, इसमें कितने न्यूट्रॉन है। तो अगर मैं न्यूट्रॉन की संख्या इसमें निकालूं तो शायद आपको पता हो 8 आएगी। कितनी आएगी, 8। और अगर मैं ऑक्सीजन का पूछूं इसमें आपसे कि ऑक्सीजन का 16 था, 8 था, इसमें भी कितनी है आपको पता हो, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, कितनी है, 8 है। और अगर मैं नाइट्रोजन का एक समस्थानिक लगूं N7, स्थानिक था, तो इसमें भी कितनी आ जाएगी आपके न्यूट्रॉन की संख्या, 8 आ जाएगी। तो तीनों न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक। आइसो यानी सेम, न्यूट्रॉन्स यानी न्यूट्रॉन की संख्या। तो 4 चीजें, समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक, तीनों चारों चीजों का ध्यान रखना भाई, कौन सी किसके, कोई भी पूछ लेते हैं। और सबसे ज्यादा समस्थानिक होते हैं पोलेनियम के। किसके होंगे भाई, आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा जो होंगे वो पोलेनियम के समस्थानिक होते हैं। इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये हमारा अगला इसमें पार्ट था किसका, परमाणु का, जिसमें हमने क्या पढ़ा, समस्थानिक पढ़े, संभारिक पढ़े। और एग्जाम्पल ध्यान रखना, समस्थानिक के एग्जाम्पल आपके हमेशा पूछे जाते हैं। कोई समस्थानिक का एग्जाम्पल कौन सा होता है, कावाल्ट 60 का ब्लड कैंसर में आता है, आयोडीन 131 का थायराइड कैंसर, जो गलगंड का आपको घेंगा वगैरह रोग होता है, या थायराइड का गले का जो कैंसर होता है, इसके अंदर कौन सा काम आएगा हमारे, आयोडीन 131 आएगा। ब्लड क्लॉट में सोडियम 24 आएगा।
कार्बन 14 जो होता है जीवाश्म के अध्ययन में काम आता है। ये सारी चीज़ें हमारी किस में काम आ जाएगी, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अब सबसे सिंपल आपने सुना होगा, वैसे तो आपको पता होगा, इतना तो आपने 9-10 में पढ़ा है, जब इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं तो 4 कक्षक होते हैं हमारे में। ये s ब्लॉक होता है और p के अंदर 3 ब्लॉक होते हैं, आता है हमारा d आता है और d में हमारे 5 होते हैं, d में हमारे 5 होते हैं। फिर हमारा f आता है जिसमें 7 आते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। अब ये 4 कक्षक होते हैं, ये एनर्जी लेवल के हिसाब से भरे जाते हैं। एनर्जी लेवल से जैसे इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं भाई, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे मान लो इसमें मैं इलेक्ट्रॉन भरता हूँ तो पहला साइन ये भरा जाएगा, दूसरा साइन ये भरा जाएगा, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। इसमें कितने भर सकता हूँ मैं, 6 भर सकता हूँ। पहले ऐसे भरा जाएगा, फिर ऑपोजिट भरा जाएगा। इसमें कितने भर सकता हूँ, 10 भर सकता हूँ। कितने भर सकता हूँ, 10 भर सकता हूँ। इसमें कितने भर सकता हूँ, 14 भर सकता हूँ। इसमें कितने भर सकता हूँ, 14 भर सकता हूँ। तो सबसे पहले इनके एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से, एनर्जी के लेवल के हिसाब से इन्हें भरना होता है इलेक्ट्रॉन। ऐसे नहीं कि भाई पहले मैंने इसको भर दिया, पहले अच्छा लगा कि भाई पी भर देता हूँ, पी थोड़ा सही लग रहा है, ऐसे नहीं भर सकते। इसकी भी 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, 3 रूल्स होते हैं। उन तीनों रूल्स का पालन करते हुए, तीनों रूल्स को फॉलो करते हुए अपने को इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, जिसमें कि 3 नाम आते हैं। आपको पता होगा, नाम सुना होगा पाउली, पाउली का अपवर्जन, किसका, पाउली का अपवर्जन का। दूसरा है अफबाउ रूल, और तीसरा है हुंड रूल। ठीक है, तो पाउली हो गया, अफबाउ हो गया, हुंड हो गया, ये 3 चीजें हैं। तीनों बोले कि अपने हिसाब से भरना है, कैसे भरना है ये मैं बताऊंगा आपको। पाउली बोला, पाउली हमेशा बोलता उल्टा भरो। पाउली क्या था, हमेशा ही उल्टा था। कैसे कि भाई जैसे 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी के अंदर भरे जाते हैं तो ऑपोजिट साइन के साथ भरे जाएंगे। कभी भी आप इसको ऐसे नहीं भर सकते, या फिर कभी भी आप इसको ऐसे नहीं भर सकते। हमेशा जो भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जोड़े में, वो हमेशा ऑपोजिट साइन के साथ होंगे। एक उल्टा होगा, एक सीधा होगा, एक उल्टा होगा, एक सीधा होगा। तो पाउली हमेशा उल्टा बोलता था। अफबाउ क्या कहता था, अफबाउ कहता था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन भरने हैं वो एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से, जिसमें कम एनर्जी है सबसे पहले उसको भरो, उसके बाद जिसमें ज्यादा एनर्जी उसको भरो, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, यानी बढ़ते हुए एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो वो कौन सा रूल होता है, अफबाउ रूल होता है। और तीसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है हुंड का। हुंड भाई साहब क्या बोले थे, हुंड बोले कि पहले जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो पहले एक कक्षक को पूरा भरो। कैसे कि मान लो ये 5 इलेक्ट्रॉन आपने देख रखे हैं, यहाँ पे हमने s ब्लॉक था हमारा, p ब्लॉक, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते। पहले इसने बोला एक एक करके 3 पूरा भरो, फिर पेयरिंग स्टार्ट करो। आप सीधे पेयरिंग नहीं कर सकते कि 2 आए तो दोनों इसमें भर दिए, नहीं। पहले एक कक्षक सिंगल इलेक्ट्रॉन सब में भरे जाएंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी होने के बाद आपको क्या करना है, आपको सेकंड वाला भरना है। पहले आप इसमें भर नहीं सकते हो। इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। तो ये इसका, ये तीसरा रूल हो गया अपना हुंड का। तो एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से पूछे तो अफबाउ था, उल्टा भरना है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट साइन के साथ भरना है तो वो पाउली हो गया। और पहले सिंगल भरा जाएगा फिर जोड़े बनेंगे, क्योंकि पहले आदमी सिंगल ही आता है उसके बाद ही जोड़ा बनता है। पहले जोड़ा बन गया कैसे पॉसिबल है भाई, पहला जोड़ा बन ही नहीं सकता। ये तीनों रूल आते हैं अपने इलेक्ट्रॉन भरने के। कौन कौन से, पाउली का अपवर्जन हो गया, अफबाउ का हो गया और हुंड का हो गया। ये तीनों रूल हैं अपने इलेक्ट्रॉन भरने के। s में 2, और किसी भी, जैसे मान लो हमारा जो कक्षक है पहले n1 n बराबर कक्षक की संख्या 1 है, ऑर्बिटल की संख्या, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या आ सकती है 2n²। मान लो n की संख्या 1 है तो 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 × 2, यानी एक कक्षक में, फर्स्ट वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। जैसे मान लो ये n था, n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है,
तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे, यहाँ 8 आ जाएंगे, यहाँ 18 आ जाएंगे, फिर 18, फिर 32, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो n की संख्या 1 हो गई, 1 हो गई, यानी 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, 2 आ गया। यहाँ अगर मैं 2 रखता, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 आ गया। 3 रखता, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18। तो ऐसे कक्षक भरे जाएंगे ये 2, 8, 18, 18, 32, ये सारी चीज़ें हो जाएगी अपने किस में, कक्षकों के भरने में। तो आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में याद रखना है, वो इस चैप्टर में आपको क्या चीज़ें याद रखनी है भाई, इस चैप्टर में आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि भाई सबसे पहले अपने को परमाणु की थ्योरी देने वाला था डाल्टन साहब थे 1808 में, कि परमाणु ऐसा अविभाज्य कण है जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है, जो एक बार बन गया वो बन गया, अब इससे छोटा कुछ हो भी नहीं सकता है। और उसने क्या बोला कि परमाणु जब भी किसी में अभिक्रिया में भाग लेता है तो वो सिर्फ एक दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, वो नष्ट नहीं होता है, ना उसको बनाया जा सकता है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। और उसके बाद में हमारे 3 साइंटिस्ट आ गए थे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला था थॉमसन था, रदरफोर्ड आ गया था और चैडविक आ गया था। इन तीनों ने अलग अलग चीजें बताई। परमाणु का आपने बताया कि परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और दोनों की संख्या समान हो जाएगी, तो वो कैसे हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, वो उदासीन हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हो गई हमारे किसके अंदर, तीनों चीजों के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो परमाणु क्रमांक होता है उसी को अपन प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं, उसी को अपन न्यूट्रॉन की संख्या बोलते हैं, दोनों ही समान रहेगा। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ऊपर वाले जो न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसे निकालेंगे हम, कि भाई जो द्रव्यमान संख्या है उसमें से हमने कौन सा परमाणु क्रमांक को माइनस कर दिया तो अपने पास न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। याद रहेगा कैसे निकालना है। फिर हमने पढ़ा समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में ध्यान रखनी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन में भरे जाते हैं भाई 3 नियम होते हैं, पाउली का नियम है, अफबाउ का नियम है और हुंड का नियम है। पाउली बोला उल्टे भरो, अफबाउ बोला एनर्जी के हिसाब से भरो, भाई पहले छोटा एनर्जी वाला आना चाहिए, फिर बड़ा आना चाहिए, फिर बड़ा आना चाहिए, फिर बड़ा आना चाहिए, इस हिसाब से भरो। हुंड बोला, क्या बोला हुंड, कि पहले सिंगल सिंगल भरो फिर उसको आप डबल में भरो, आप ऐसे किसी में भर नहीं सकते हो। तो ये सारी हमारे किस में हो गई, परमाणु के बारे में बातें हो गई। एक बार इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें अपन इसकी प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो भी एग्जाम्स होते हैं अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में, उसमें कैसे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो इसी के अंदर अपन जो पढ़े था, हमने भौतिक रूप पढ़ा था, उसमें आपको बहुत सी चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले इतना तो आपको याद रखना ही है, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में हो गया। अब उसके बारे में अगली चीज़ें तो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई। ये सारी चीज़ें तो आपको इतनी से तो ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो, अब जब हमने भौतिक स्वरूप लिखा था उसमें हमने अवस्थाएं लिखी थी, ठोस, द्रव, गैस। अब इनका कन्वर्जन पढ़ना पड़ेगा अपने को। ये कन्वर्जन जो होता है, कभी कभार यहां से भी कन्वर्जन हो जाता है सीधा। तो ये सारे कन्वर्जन कहाँ पर होते हैं, इन तीनों में फर्क क्या होता है। जैसे भाई ठोस का है, अगर मैं तीनों का आपको सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं अपन, सिंपल में आपको तीनों के बारे में डिफरेंस देखते हैं अपन, ठोस, द्रव, गैस। अपन इसको टॉपिक में डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत छोटा सा है और आसानी से हमने पढ़ रखी है ये चीज़ें, तो इसको बार बार एक टॉपिक के रूप में लेके टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। ये चीज़ें आप सिंपली, जैसे मान लो कि हम जैसे मान लें कि ठोस के जो अणु हैं बहुत ही पास पास में होते हैं, इनमें जो एनर्जी ट्रांसफर होती है कंपन के द्वारा होती है। और जब इतने साथ जुड़े हुए हैं तो इनमें जो मूवमेंट होगी वो क्या होगा, अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं, दूसरी जगह पे तो ये जा नहीं सकते, क्योंकि इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि ये अपनी जगह पर भी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो जब ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे तो वहाँ से एनर्जी इनकी ट्रांसफर होगी। इनके बीच का जो फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, अंत आणविक जो बल होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। उस मजबूती के कारण क्या होता है, ये अणु आपस में जुड़े हुए रहते हैं और सिर्फ इनके पास एनर्जी ट्रांसफर करने का एक ही मीडियम है, क्या, वाइब्रेशन करना, कंपन करना। तो कंपन के द्वारा इनमें ट्रांसफर होंगे। जबकि द्रव की बात करो तो इसके अणु थोड़े से दूर दूर होते हैं, इसके अणु थोड़े से दूर दूर होते हैं।
इनमें थोड़ी मूवमेंट ज़्यादा होती है। अंतः आणविक बल ठोस की अपेक्षा द्रव में थोड़ा कम होता है, तो ये आपस में थोड़े से दूर दूर होते हैं। लेकिन जब द्रव की बात करें, एक इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं इनके अणु। इनके बीच का जो अंतः आणविक बल होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। और आप बता सकते हो भाई कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन सिंपल पूछूं कि भाई ठोस का जो है संरचना जो होती है, आपको पता हो ठोस की कोई संरचना होती है, निश्चित होती है, स्टेबल होती है। ठोस का जो आकार होता है, जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया भाई ये फोन है, इस फोन का स्ट्रक्चर समान है, एकदम सेम है कि हाँ इसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आयत बोल सकते हो आप, रेक्टेंगल बोल सकते हो, इसका रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन क्या लिक्विड का स्ट्रक्चर सेम हो सकता है? क्या मान लो पानी है, पानी आपने गिरा दिया तो आपको पता है कि वो रेक्टेंगुलर शेप में गिरेगा या स्क्वायर शेप में गिरेगा या ट्रायंगल शेप में गिरेगा? नहीं, इसके आकार अनिश्चित होता है, इसका निश्चित नहीं होता है। जिस भी बर्तन में आप इसको डालोगे उसका आकार ये उसमें ग्रहण कर लेगा, लेकिन इसका खुद का कोई आकार नहीं होता है। और इसका भी क्या, गैस का तो वैसे भी कोई आकार नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फैली हुई होगी, अनिश्चित होगा। इतनी चीज़ समझ में आ जाएगी। संरचना इसकी निश्चित होती है, इसकी अनिश्चित होती है, इसकी भी अनिश्चित होती है। अब बात करते हैं इसके आयतन की। आयतन की बात करते हैं। आयतन इसका भी क्या होगा? स्थायी होगा। कैसे? कि भाई मैंने फिक्स स्ट्रक्चर है कि भैया ये फोन है, तो जैसे ही मैंने इसको इस जगह पे रखा तो ये फिक्स स्ट्रक्चर घेर रहा है कि हाँ भाई इसको अपन नाप सकते हैं कि भाई यहाँ ये इतना स्ट्रक्चर हो गया, ये इतना तक कंट्रोल कर रहा है या कवर कर रहा है। द्रव में भी क्या कर सकते हैं? स्थायी होगा। भाई पानी जितना गिरा है वो वॉल्यूम हम चेक कर सकते हैं ना, भाई हाँ इतना पानी गिरा है तो ये इतना स्थान घेर रहा है। लेकिन हवा का बता सकते हैं कि भाई कमरे में नहीं, चलो बाहर एटमॉस्फेयर में हो, कहां तक हवा नाप सकते हैं कि अप्रोक्स बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अपन कभी बता नहीं सकते, अस्थायी होता है इसका। घनत्व, डेंसिटी की बात करूं मैं, अगर अधिक होगा इसका कम होगा और इसका सबसे कम होगा। अधिक कम सबसे कम किसका किस चीज में होगा भाई? ये आपका सारा का सारा किस में आ जाएगा? घनत्व के अंदर आ जाएगा। किस में आ जाएगा? घनत्व के अंदर आ जाएगा। अब उसके बाद ये चीजें आपने पढ़ी। अब उसके बाद अंतराण्विक बल की बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सर्वाधिक होगा इसमें, कम होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, सर्वाधिक, कम, सबसे कम। तो ये सारे डिफरेंस अपने को सॉलिड, लिक्विड, गैस में ये सबको पता है, नॉर्मल डिफरेंसेस है। इनमें से अगर क्वेश्चन पूछ भी लेता तो अपन आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे? इनका कन्वर्जन पढ़ेंगे कि भाई कन्वर्जन क्या होता है, इसमें क्या चीज़ें रहेगी, इसमें क्या क्या होता है। ठोस से द्रव में बदलना आपको पता है, गलना कहलाता है। द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण से वापस जब गैस से अपना द्रव बना तो संघनन कहलाता है या जमना, फ्रीजिंग कहलाता है। किसका कथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, और उसके ऊर्ध्वपातन जो डायरेक्ट सॉलिड से अपने गैस में कन्वर्जन करते हैं, ये क्या होता है। ये सारी चीज़ें अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उस परमाणु वाले चैप्टर को आप रिवाइज करोगे और नेक्स्ट क्लास में हम उसके प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे जो एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस एग्जाम्स के क्वेश्चन में आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या घूम के क्वेश्चन आते हैं, सीधे क्वेश्चन आते हैं, वो सारा हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो जब डिस्कशन होता है तो क्लास लंबी हो जाती है, इस वजह से आराम से आप इसको पढ़ो। अगर कोई डाउट आता है आपको तो आप नेक्स्ट क्लास में आराम से चैट पे आराम से क्वेश्चन आते हैं लिख दो। स्टार्टिंग के जो 10-15 मिनट होंगे अपन उसमें डिस्कस कर लेंगे कि भाई हाँ ये क्वेश्चन आते हैं आपके और ये आपको दिक्कत थी तो ये वापस समझाओ। ये सारी चीज़ें हो जाएगी। बाद में आपको जो भी PDF वगैरह प्रोवाइड करनी होगी वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, संयोजन होगा, वियोजन होगा, विस्थापन होगा, द्विविस्थापन होगा।
उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे, उत्प्रेरक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।